नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का बराड़ स्क्वायर शमशान घाट पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इससे पहले उन्हें 17 तोपों की सलामी भी दी गई। इस दौरान सेना के 800 जवान मौजूद रहे। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को उनकी बेटियों ने मुखाग्नि दी है, तो वही सैन्य बैंड ने शोक गीत बजाया। जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर बेस हॉस्पिटल से उनके सरकारी आवास पर लाया गया। यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और कांग्रेस नेता राहुल गांधी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कई दिग्गजों ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली में सीडीएस बिपिन रावत की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। सीएम धामी ने नई दिल्ली में स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत के आवास पर उन्हें और उनकी पत्नी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि ये विश्वास करना कि जनरल बिपिन रावत जी अब हमारे बीच नहीं है, बड़ा कठिन है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने दिल्ली पहुंचकर सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को श्रद्धांजलि दी। कर्नल कोठियाल के साथ यूथ फाउंडेशन के 500 से भी ज्यादा युवा और 100 से ज्यादा एक्स आर्मी के जवान अंतिम विदाई में पहुंचे थे। यूथ फाउंडेशन के युवाओं ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों के साथ सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। कर्नल कोठियाल ने कहा कि देश ने नायाब हीरा खो दिया है। देश के साथ उत्तराखंड को बड़ा नुकसान हुआ है। तो सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की अस्थियां शनिवार को हरिद्वार में विसर्जन के लिए लाई जा रही हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने विधानसभा में पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी और मदन कौशिक ने कहा है कि उन्हें ऐसी सूचना मिली है कि हरिद्वार में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने और प्रबंधन के लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है। अस्थि विसर्जन के समय कई वीवीआईपी और पार्टी के सीनियर नेता भी पहुंच सकते हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत को दिल्ली भावभीनी श्रद्धांजलि। माननीय मुख्यमंत्री मैं था, धन सिंह रावत जी थे, हमारे राज्य के और अनेक नेता वहाँ पर गए, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी वहाँ पर थे। और कल अभी जो सूचना है उस सूचना के आधार पर कल उनकी अस्थियाँ हरिद्वार में गंगा में प्रवाहित की जाएंगी और इस सारे सूचना के आधार पर हम लोग वहाँ पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देहरादून पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति कोविंद शनिवार को आईएमए की पासिंग आउट परेड में रिव्यू ऑफिसर हैं। शनिवार को आईएमए की पासिंग आउट परेड होगी, जिसमें बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर राष्ट्रपति कोविंद सलामी लेंगे। इस बार आईएमए की पीओपी सादगी से होगी और बता दें कि शनिवार को भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड होगी। बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जेंटलमैन कैडेट्स की सलामी लेंगे। हालांकि सीडीएस बिपिन रावत और अन्य सैन्य अफसरों के निधन के चलते पासिंग आउट परेड सादगीपूर्ण तरीके से ही संपन्न होगी। इस बार पासिंग आउट परेड के बाद देश को 319 नए युवा सैन्य अधिकारी मिलेंगे। 8 मित्र देशों को 68 अफसर मिलेंगे। इस तरह कुल 387 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट होंगे। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देहरादून पहुंच गए हैं। पासिंग आउट परेड में वो शामिल होंगे। बता दें कि सीडीएस बिपिन रावत को भी इस पासिंग आउट परेड में आना था, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं है। तो वहीं आईएमए की पासिंग आउट परेड आज है। देश विदेश के 387 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट होंगे।
राष्ट्रपति कोविंद बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर सलामी लेंगे। आईएमए में 11 दिसंबर को होने वाली पासिंग आउट परेड में राष्ट्रपति के साथ सीडीएस जनरल रावत को भी शिरकत करनी थी, लिहाजा एकेडमी प्रबंधन तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ था। लेकिन इस हादसे के बाद घटनाक्रम से अचानक सब कुछ बदल गया। आज देश को 319 नए युवा सैन्य अधिकारी मिलेंगे। बता दें कि इस बार 8 मित्र राष्ट्रों के 68 जेंटलमैन कैडेट भी पास आउट होंगे। उत्तराखंड विधानसभा में 1353 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश हुआ है। सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई है। इससे पहले विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार रहा है। सदन शुरू होते ही विपक्ष ने सरकार को बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दों पर घेरा। इसके साथ ही सरकार सदन में देवस्थानम बोर्ड निरस्तीकरण विधेयक लेकर आई है। ये अनुपूरक बजट 2021-22 का 1353.7908 करोड़ का है, जिस पर कल विषयवार चर्चा होगी और जो मदवार चर्चा होगी और उसके बाद वो पारित किया जाएगा। ये अनुपूरक उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की दूसरे दिन की कार्यवाही में बीजेपी में शामिल हुए नेताओं की सदस्यता का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। इस मामले को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर दिखाई दी है। कांग्रेस विधायक काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने इस मामले को विधानसभा में उठाया है, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने दल बदल कानून का हवाला देते हुए इस पर सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही विधायकों की सदस्यता रद्द न होने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। ये भी बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 से पहले 2 निर्दलीय विधायकों राम सिंह कैड़ा और प्रीतम सिंह पंवार की विधायकी खतरे में नजर आ रही है। मामला दल बदल कानून का उल्लंघन करने से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को आज विधानसभा की कार्यवाही में जोर शोर से उठाया। कांग्रेस विधायक काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने भीमताल से निर्दलीय विधायक राम सिंह कैड़ा और धनौल्टी से विधायक प्रीतम पंवार के बीजेपी में शामिल होने के बाद सदस्यता पर सवाल उठाया है। देखिए, हम दोनों, मैं और प्रीतम सिंह जी पवार साहब, हम दोनों निर्दलीय विधायक हैं और हमने निर्दलीय चुनाव जीता है और अपने दम पर चुनाव जीता है और हमने किसी दल को तोड़ करके दूसरे दल में नहीं गए हैं और हमने निर्दलीय थे और बिना दल के थे और हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और हम दल बदल हमने नहीं किया है और हम निर्दलीय थे तो हमने भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जो राष्ट्रीयता की उनकी पार्टी की विचारधारा है, जो विकास की जो उनकी सोच है, इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। जिन माननीय विधायकगणों ने पार्टी ज्वाइन की है, भारतीय जनता पार्टी, उसके खिलाफ एक याचिका मेरे सम्मुख आई है और उसके लिए मैं जो संबंधित विधायक हैं, जो प्रक्रिया हमारे यहाँ निर्धारित है उस प्रक्रिया के तहत हम चल रहे हैं। जैसी वो प्रक्रिया पूरी होगी मैं आपको उसके अभी प्रक्रिया शुरू है। अभी इसमें दोनों पक्षों के मैं जानकारी उनके साथ बैठ के लूँगा। उसके हमने विषय को सदन के अंदर भी उठाया है। विधायकों के खिलाफ याचिका भी विधानसभा अध्यक्ष के सम्मुख है। तो विधानसभा अध्यक्ष को निर्णय लेना है। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही के दौरान सदन में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष ने नारेबाजी भी की है। बेरोजगारी के मुद्दे पर मंत्री हरक सिंह रावत को खूब घेरा विपक्ष ने। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने मंत्री हरक सिंह रावत से बेरोजगारी के मुद्दे पर सवाल पूछा। इस पर हरक सिंह रावत ने सदन को बताया कि सरकार ने 7 लाख लोगों को रोजगार दिया है। बता दें कि साल 2020 में सदन में संसदीय मंत्री ने 10 लाख रोजगार लोगों को देने की बात कही थी। विपक्ष का आरोप था कि धामी सरकार सदन को गुमराह कर रही है। विपक्ष सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ है। सदन में काफी देर हंगामा चलता रहा। इसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट ही कर दिया।
तो कांग्रेस के बेरोजगारी पर सवाल और वॉकआउट करने पर मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि 4 साल तक कांग्रेस सोई रही और पार्टी को अब बेरोजगारों की याद आ रही है। हमने ई रिक्शा से लेकर कई अन्य तरीकों से लोगों को रोजगार दिया है और कांग्रेस बेवजह आंकड़ों का मुद्दा बना रही है। विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। उपनेता विपक्ष करण महारा ने न्यूज 1 इंडिया से खास बातचीत में कहा कि सरकार को बेरोजगारी, अवैध खनन और राशन कार्ड जैसे कई अहम मुद्दों पर घेरेंगे। शीतकालीन विधानसभा सत्र उत्तराखंड का आज दूसरा दिन है। कल पहला दिन जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए रहा और आज विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने जा रहा है। नियम 310 में चर्चा है। हमारे साथ उपनेता विपक्ष करण महाराज जी, इनसे पूछते हैं आज सरकार को कैसे कांग्रेस पार्टी घेरने जा रही है। महाराज जी, आज क्या इशू है और किन विषयों पर सरकार पर कांग्रेस हमला करेगी? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़ा इशू है। एक पूर्व मंत्री पे और पूर्व विधायक पे जिस तरीके से अटैक हुआ और उल्टे मुकदमे उन्हीं पे दर्ज कर दिए गए। और भी बहुत सारे इश्यूज लॉ एंड ऑर्डर के हैं जो आज 310 में हम लोग उठाएंगे। उसके अलावा भी बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं। पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा है, खनन के मुद्दे हैं। उसके अलावा गोल्डन कार्ड में हमारे पुराने लोग जो हैं 90 दिन से वो लोग अनशन पे बैठे हुए हैं, उनके मुद्दे हैं। शिक्षकों की भर्ती जो होने वाली है उच्च शिक्षा में, उसमें लोगों को एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, ये मुद्दे हैं। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पर घेरेंगे। पुरानी जो कमेटियां बनी, जैसे जिला विकास प्राधिकरण की कमेटी बनी और उसकी कमेटी की रिपोर्ट्स आने के बाद भी आज तक सरकार वहीं की वहीं अटकी हुई है। तो ये सारे ऐसे बिंदु हैं जिन पर सरकार को घेरने की हम लोग कोशिश करेंगे। आज कांग्रेस सदन में जो सरकार विधेयक भी कुछ अपने लेके जा रही है, सरकार अपने बिजनेस को तेजी से पास कराना चाहती है, पर विपक्ष उसे खनन और दूसरे मुद्दों पर घेरेगा। तो क्या सरकार आज अपने बिजनेस के एजेंडे में सफल होगी या विपक्ष उसको फ्लोर पर घेरने में मजबूत रहेगा? देखिए, अभी तो वो ले करेंगे और वो उनमें जो अध्यादेश ला रहे हैं उसमें है क्या, उसको पढ़ने का अगर मौका मिलेगा तो निश्चित ही उसमें हम लोग जो सार्थक चीज़ें हों उन पर बहस करेंगे जो आवश्यक होगा। तो सरकार के जो आज विधेयक आ रहे हैं उस पर भी आवश्यकता अनुसार विपक्ष विरोध करेगा और अध्ययन के बाद उस पर अपना पक्ष भी रखेगा। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज 1 इंडिया, देहरादून। तीनों कृषि कानून की वापसी और लंबित मांगों पर सरकार के प्रस्ताव के बाद अब संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान आंदोलन को स्थगित करने का ऐलान किया है। तो वहीं उत्तराखंड के किसानों को लेकर कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद का कहना है कि उत्तराखंड के सभी किसान भाजपा के साथ हैं। कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा किसानों के उत्थान को लेकर काम किया है। कृषि कानून पर भी पीएम मोदी ने एक बेहतर निर्णय लेते हुए किसानों की बात को रखते हुए ये दिखाया है कि किसानों के हम साथ हैं। उन्होंने कहा कि अब सारे किसान भाजपा के साथ हैं और 2022 विधानसभा चुनाव में किसान भाजपा के पक्ष में खड़ा होगा। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बने, उन्होंने कहा था कि किसानों की फसल का 2 गुना हम लोगों ने करना है। उसी को लेकर माननीय मोदी जी हमेशा किसानों के साथ रहे हैं, आज भी और आगे भी रहेंगे। ये उसी का परिणाम है। आज पूरे देश के अंदर माननीय मोदी जी का किसान जय जयकार कर रहे हैं और मैं किसानों का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने माननीय मोदी जी की बात को स्वीकार करते हुए अपने आंदोलन को समाप्त। तो वहीं हल्द्वानी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने केशव गंगवार गोलीकांड के आरोपी सूरज को गिरफ्तार किया है। बता दें कि भाड़े के शूटर सूरज ने एक दर्जी को उधारी के चलते 19 नवंबर को गोली मारी थी, जिसके बाद मृतक की पत्नी की एफआईआर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है और गिरफ्तारी के समय आरोपी के कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। तो वहीं एसएसपी का कहना है कि मामले में मुख्य आरोपी छोटेलाल अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी धरपकड़ के लिए पुलिस दबिश दे रही है। ये 19 तारीख की घटना है, 19 नवंबर की। रात के टाइम केशव नाम के व्यक्ति के ऊपर किसी ने गोली चलाई। उनकी जो पत्नी है उन्होंने इस पे मुकदमा दर्ज कराया 307 का और आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ और इसके अनावरण के लिए टीमें हम लोगों ने लगाई और टीम्स ने एक शूटर इसमें जो है सूरज, उसको गिरफ्तार किया है। सूरज ने बताया है कि जो इनकी जो पत्नी है उन्होंने छोटेलाल नाम के व्यक्ति को कुछ पैसे दे रखे थे और पैसे वो वापस नहीं करा था। जब केशव और उनकी पत्नी ने छोटेलाल पे दबाव बनाया और छोटेलाल स्थिति में नहीं था कि वो पैसे वापस कर सके, तो उसने फिर सूरज को हायर किया, उसको तमंचा और कारतूस भी दिया।
कि इसको रास्ते से हटा दिया जाए। तो इसी मंशा के साथ में उसने उसके ऊपर गोली चलाई थी। सूरज को तो गिरफ्तार किया ही है, साथ ही साथ जो तमंचा है उसको भी बरामद कर। तो रुद्रप्रयाग के जिला चिकित्सालय को कोटेश्वर शिफ्ट किए जाने से स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आक्रोशित लोग जिला अस्पताल में 2 दिन से धरना दे रहे हैं और प्रशासन समेत स्वास्थ्य महकमे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक अस्पताल शिफ्टिंग पर रोक नहीं लग जाती, आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। लोगों का कहना है कि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को जनता की सुविधा को देखते हुए जिला चिकित्सालय में मौजूद ब्रांच को यहीं रखना चाहिए, जिससे कमजोर और दूर दराज के लोगों को परेशानियां न हो। बता दें कि जिला प्रशासन के निर्देशों पर अस्पताल की ENT OPD और जनरल सर्जरी कोटेश्वर में शिफ्ट की जा रही है। इस वक्त तो सभी तरह की सुविधाएं हैं। एक हेड इंजरी के पेशेंट में थोड़ी प्रॉब्लम आती है हमें, क्योंकि CT स्कैन अभी नहीं है हमारे पास, और होता भी तो अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है उसमें तो न्यूरोसर्जन नहीं है, तो इसलिए उसको फिर रेफर ही करना पड़ता है हेड इंजरी केसेस। बाकी तो हम लोग सब डील कर लेते हैं। जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग से कुछ महत्वपूर्ण यूनिटें शिफ्ट हो रही हैं और जनता इससे आक्रोशित, और कहीं ना कहीं जो गरीब तबके गरीब जनता है हमारी, वो बहुत परेशान है और उसको आने जाने में बहुत सी दिक्कतें, क्योंकि यहाँ से 4 किलोमीटर दूरी मुख्यालय से है कोटेश्वर की, और करीबन वहाँ जाने में 400 से 500 रुपये का बुकिंग में आदमी जाता है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हमारा कहना यह है कि आज हमें ज्ञात हुआ कि कुछ यहाँ से कुछ यूनिटें शिफ्ट हो रही हैं, और हम ये चाह रहे हैं कि पूर्ण रूप से यह यहीं पर रहना चाहिए, क्योंकि आम जनता के लिए वहाँ पर जाने की व्यवस्था, कुछ गरीब लोग रहते हैं और उनको आने जाने की असुविधाएं होती हैं। हम ये चाहते हैं पूरा हॉस्पिटल यहीं पर रहे और गरीब जनता को कोई दिक्कत ना हो, और हमारी यह लड़ाई जो है जारी रहेगी जब तक यह पूर्ण रूप से हॉस्पिटल यहीं पर नहीं। तो रुद्रप्रयाग में हरियाणा की तर्ज पर ग्रेड पे देने और आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया को समाप्त करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारियों ने पूरी तरह से कार्य बहिष्कार कर दिया है। CDS बिपिन रावत की मौत पर शोक जताते हुए स्वास्थ्य कर्मचारी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। इमरजेंसी सेवाओं में मदद करने से भी स्वास्थ्य कर्मियों ने साफ मना कर दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो जाती, आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। बता दें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी लंबे समय से 2 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। मांगों के विषय में जैसा कि हमारी प्रथम मांग है कि जो हमारा हरियाणा की तर्ज पे ग्रेड वेतन मान दिया जाए, और 60 साल की जो सेवा है वो आसाम की भांति, जैसे आसाम राज्य दे रहा है, तो 60 साल की सेवा हमें इसमें दी जाए। दूसरी मांग जो हमारी आउटसोर्स को लेकर है कि आउटसोर्स जो अभी हमारे यहाँ पर एजेंसी थर्ड पार्टी से हमारे यहाँ पे भर्तियाँ हो रही हैं, तो उसको तत्काल बंद किया जाए, और जो हमारे पुराने लोग इसमें आए हैं उनको हमारे जिला स्वास्थ्य समिति में और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।